तौर पर अगर देखा जाए तो इस पश्चिम बंगाल समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास से जुड़ी ये तमाम योजनाएं हैं। पशुपालन से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री किसान योजना की जो 23वीं किस्त है उसे भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। तो राष्ट्र का अन्नदाता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं उन्हें 900 करोड़ रुपए का लाभ होगा और किस तरह से वो अपनी उत्पादकता को आगे बढ़ा पाएंगे इस किस्त के जरिए, ये हम देखेंगे। और ये एक होलिस्टिक अप्रोच है इस पूरे राज्य की विकास को लेकर, जहां पर अन्य कई ऐसे समारोह हैं जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो 23वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त है उसे जारी किया जाएगा और इसके साथ साथ रेलवे और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को विकास देता हुआ ये दौरा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों की जो स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये जो अस्पताल है वो रेलवे कर्मचारियों और आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। और कैसे पूर्वी मिदनापुर जो ज़िला है और उसके साथ साथ जो राधा मोहनपुर के बीच रेलवे का ओवरब्रिज है उसका जो शिलान्यास किया जाएगा, कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसी भी राज्य का जो आर्थिक विकास है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो है डिपेंड करता है। तापस भट्टाचार्य इस वक्त हुगली से जुड़ गए हैं हमारे साथ। तापस, प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा कई मायनों में खास है और खास तौर पर अगर देखा जाए कनेक्टिविटी की बात हो, हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, उस लिहाज से एक बड़ा दिन रहेगा पश्चिम बंगाल के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये सौगातों के साथ, और अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद ये मेगा रैली है प्रधानमंत्री के लिए। यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त यहाँ पे आने वाले हैं। 3 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आगमन होगा। हुगली तारकेश्वर धाम है। तारकेश्वर भगवान शिव का एक बहुत अहम धाम माना जाता है और यहाँ से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो बंगाल का कल्चर हेरिटेज है, कल्चर जो गढ़ है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से जो नई शुरुआत बंगाल की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये जो डबल इंजन की सरकार की हम बार बार बात कर रहे हैं और उससे जो फायदा यहाँ के लोगों का मिलेगा वो यहाँ पे है। चाहे वो नया रेल लिंक है या नया हॉस्पिटल बने या फिर लोगों को जो डीबीटी की सुविधाएं मिले, जो डाइट बेनिफिट ट्रांसफर होगा वो मिले। ये चाहे कृषि हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ये बंगाल का पूरा कायाकल्प हो, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जो समय बंगाल ने खोया है पिछले कुछ दशकों में, चाहे पिछले जो जितने भी दशक हम बात करें, एक समय था कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है देश बाद में सोचता है, वो आज ऐसा नहीं रहा। और उसको अगर बंगाल को फिर अगर आगे खड़ा करना है, अगर बंगाल के लोगों को फिर उनको सशक्तिकरण करना है, तो ये जो जितने भी हम बात कर रहे हैं परियोजना, ये उसमें एक बड़ा एक अहम एक तरह से रोल अदा करने वाली है। तापस, अगर बात की जाए पश्चिम बंग दिवस की, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, उस लिहाज से पश्चिम बंग दिवस पश्चिम बंगाल में कई वर्षों बाद मनना किस तरह के संगठनात्मक संरचना की मजबूती दर्शाता है जब हम बात करते हैं तो? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। ये इतिहास को दबा देने की कोशिश की गई थी, ये इतिहास को भुला देने की कोशिश की गई थी। 1947 में जब वेस्ट बंगाल ने एकजुट में ये ऐलान किया कि वो भारत में रहेंगे, भारत का हिस्सा बनेंगे, बंगाल की एक नए बंगाल जो आज हम जानते हैं वेस्ट बंगाल, उसका जन्म हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्या कह सकते हैं कि इस इतिहास को इतिहास के पन्नों में दबा देने की कोशिश की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी उस वक्त 1947 में पश्चिम बंगाल को एक अपनी एक विरासत देने के लिए, उनको भुलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि ये एक नया सूर्य उदय हुआ है बंगाल पे।
हुगली नदी पे एक नया सूरज देखने को मिला है और उसी सूरज की रोशनी में एक ये जो नया बंगाल है वो खड़ा हो रहा है। ये पश्चिम बंगो दिवस यानी वेस्ट बंगाल डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तारकेश्वर हुगली जिले में है और जैसे मैंने कहा 2 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। यहाँ ये सिर्फ इकोनॉमिक जो बात करते हैं हम, आर्थिक सिर्फ नहीं, पॉलिटिकल सिर्फ नहीं, ये एक तरह से बंगाल का एक पूर्ण जीवन हम कह सकते हैं। बिल्कुल रेनेसा कह सकते हैं, एक राइज फ्रॉम द एशेस जो अंग्रेजी में कहते हैं वो कह सकते हैं। तो बंगाल खड़ा हो रहा है और वो दिन दूर नहीं कि तो बंगाल फिर से सब जितने भी बाकी जो राज्य हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के विकसित भारत का सपना देखने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल, बंगाल उस फीनिक्स की तरह है जिस तरह से आपने कहा, और विकसित पश्चिम बंगाल कैसे विकसित भारत के उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में जब हम सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तापस, तो उस लिहाज से भी पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 3 स्वदेशी नौसैनिक जहाज जो हैं वो राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। उनका शुभारंभ होगा, उनका जल अवतरण किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो नेवी के जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो 3 जो कमीशन किए जाएंगे आज, इनमें ये स्टेल्थ फ्रिगेट बोलते हैं इसको। स्टेल्थ फ्रिगेट यानी एक तरीके के ये युद्धपोत जो आपके रडार में नहीं आते हैं। ये INS दुनागिरी, ये INS संदुशो और ये INS अग्रय, ये इनमें से 3 जो है ये होंगे। उसमें से INS दुनागिरी जो है ये एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है। संदशोधक जो है ये सर्वे वेसल है। सर्वे वेसल यानी जो समुद्र में सर्वे करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिल सकती हैं। और INS अग्रय ये सबमरीन वॉरफेयर जो होता है, सबमरीन जो पनडुबिया है वो जो समुद्र में गोता लगाती है उनको ढूंढने में अहम भूमिका निभाती है। और सबसे अहम बात जो है, ये सारे जो तीनों के तीनों मैंने जो बात की है, ये तीनों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है कोलकाता, वहाँ से इनकी शुरुआत होगी। और इसको डिज़ाइन, जैसे मैंने कहा, इसको डिज़ाइन किया था इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता में इन्होंने इसको बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि 200 MSMEs इन तीनों जो युद्धपोत है इन पे काम किया है। तो ये एक तरह से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता एक मिसाल है। और हमें ऐसे युद्धपोतों की, ऐसे वेसल्स की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत, अगर आप हमारा ज्योग्राफिक पोजीशन देखें, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ इंडियन ओशन है, और उसके साथ हम ऐसे खाड़ी के जो स्ट्रेट्स हैं उन पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखा कि जो ये ऐसे स्ट्रेट्स को काबू करता है, उसका जियोपॉलिटिकल जो दबदबा है वो बढ़ता है। तो वैसे ही भारत को एक ब्लू नेवी, एक ट्रू ब्लू नेवी बनने में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जिस तरह से ये जहाज हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे हम इस बड़ी खबर पर अपडेट्स